हेलो व्यूअर्स, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज बात करेंगे बिहार का जाति सर्वेक्षण और इसकी राजनीति की। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख बिहार कास्ट सर्वे डेटा रिलीज्ड अ लुक एट द कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ऑफ कास्ट सर्वेज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास सदियों पुराना है। इसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव सकारात्मक की बजाय नकारात्मक ज्यादा देखा गया है। और इसके नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए ही कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, ऊपर सिर पर छत्र कनक, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। दरअसल इस पंक्ति के जरिए कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने जाति व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों पर करारा प्रहार किया था। हालांकि कई सामाजिक सुधारों ने इस जटिल व्यवस्था में सुधार की दिशा में प्रयास किए, लेकिन इस व्यवस्था के बारे में ये भी कहा जाता है कि जाति ऐसी है जो कभी नहीं जाती। इस कथन की सत्यता हालिया समय में काफी प्रासंगिक हो गई है। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि बिहार सरकार की जातीय सर्वेक्षण करवाने की पहल से जुड़ी दिलचस्प बात रही है कि ये अपने शुरुआती दौर से ही विवादित रही। इसका सफर तमाम कानूनी पेचीदगियों और उतार चढ़ावों से भरा है। अपने सफर के दौरान इसे कई बार न्यायालय से रोक का भी सामना करना पड़ा, लेकिन शायद सच ही कहा जाता है कि अगर सरकार के पास कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो वो क्या नहीं कर सकती। बिहार सरकार भी अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत राज्य में जाति सर्वेक्षण करवाने में सफल रही, लेकिन इस सब ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। जैसे आखिर इस जाति गणना से बिहार सरकार को क्या हासिल हुआ? तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को हम इस आर्टिकल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि भारत में जातिगत सर्वेक्षण आखिर कितना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जातिगत सर्वेक्षण से बिहार सरकार को क्या हासिल हुआ। अब अगर बिहार सरकार की माने तो इसका मकसद बिहार वासियों की जाति और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े बिहार की विभिन्न जातियों की जनसंख्या में हिस्सेदारी और उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़े कई पहलुओं को उजागर करते हैं। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या 13 करोड़ बताई गई है। इसमें हिंदुओं की आबादी जहां 81% है, तो वहीं मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगभग 17% है। अगर हिंदुओं की समूह आधारित हिस्सेदारी की बात करें तो राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% बताई गई है। साथ ही अनुसूचित जाति की आबादी 19% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% है, जबकि सामान्य जाति की आबादी 15% है। गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण में जाति सहित सामाजिक आर्थिक स्थिति को आकलित करने के लिए 17 संकेतक बनाए गए थे। इस सर्वेक्षण से जुड़ी दिलचस्प बात यह रही कि राज्य की जातियों के लिए अलग अलग कोड आवंटित किए गए थे। सर्वेक्षण के जरिए सरकार को राज्य के निवासियों की जातिगत और आर्थिक स्थिति से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी हासिल हुई है। सर्वेक्षण से हासिल आंकड़ों के उपयोग को लेकर बिहार सरकार का कहना है कि इनका इस्तेमाल सभी वर्गों के विकास के लिए नीतियां और योजनाओं को तैयार करने में किया जाएगा। साथ ही इसके जरिए योजनाओं को और ज्यादा लक्ष्य केंद्रित बनाना संभव हो सकेगा। हालांकि इस सर्वेक्षण के विपक्ष में कई आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। तो अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि सर्वेक्षण के विपक्ष में उठने वाली वो कौन सी आपत्तियां हैं और उनकी प्रासंगिकता कितनी है। तो दरअसल इससे जुड़ी पहली आपत्ति सर्वेक्षण से हासिल आंकड़ों के राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़ी है। आपत्ति दर्ज करवाने वालों का मानना है कि ऐसे आंकड़ों से समाज में जातीय वैमनस्य की भावना को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं इन आंकड़ों के कारण आरक्षण को लेकर नई मांग की शुरुआत न हो जाए। कुल मिलाकर सामाजिक मामलों के जानकार इसे मंडल पार्ट 2 की शुरुआत मानकर चल रहे हैं। इन सब के अलावा इस सर्वेक्षण से जुड़ा एक और विवादित पहलू है, वो ये कि क्या राज्य सरकार को जनगणना करवाने का अधिकार है। हालांकि इस सर्वेक्षण से जुड़ी आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दरअसल बिहार में जातीय समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि मौजूदा समय में कमोबेश ये गठजोड़ समूचे देश की राजनीति का स्याह पहलू बन गया है।
लेकिन बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव कुछ ज्यादा ही देखा गया। साथ ही बिहार के लगभग सभी चुनावों में जीत हार का निर्धारण जातीय समीकरण के माध्यम से तय होने का लंबा सिलसिला रहा है और ये आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में आशंका लाजमी है कि कहीं इन आंकड़ों का राजनीतिक दुरुपयोग न हो। अब अगर आरक्षण से जुड़ी आपत्ति की बात करें तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की मांग काफी लंबे समय से की जाती रही है। सर्वेक्षण से हासिल आंकड़े इस मांग को बल देने का काम कर सकते हैं। दरअसल जारी की गई रिपोर्ट में पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय लगभग 63% हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा है और ऐसे में वो अपने लिए ज्यादा आरक्षण की मांग कर सकते हैं। और अगर ये मांग जोर पकड़ती है तो आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो सकती है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, वो ये कि क्या इन आशंकाओं के कारण सामाजिक न्याय जैसे जटिल मुद्दे को दरकिनार किया जाना उचित है? क्योंकि सभी जानते हैं कि आजादी के इतने सालों और तमाम कवायदों के बाद भी कई जातियां हाशिए पर जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। सामाजिक मामलों के जानकारों का मानना है कि जाति आधारित सर्वेक्षण इन वंचित समुदायों के उत्थान के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इतना समझने के बाद अब हमारे लिए ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि जाति आधारित सर्वेक्षण किस प्रकार हाशिए पर जीवन जीने वाले समुदायों के उत्थान की दिशा में कारगर कदम साबित हो सकता है। तो दरअसल सामाजिक मामलों के जानकार इस सर्वेक्षण के पक्ष में कई तर्क दे रहे हैं और उनका पहला तर्क यह है कि अगर कोई सामाजिक वर्ग वंचना का शिकार है तो उसे मुख्य धारा मिलाने के लिए उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन एक ठोस कदम साबित हो सकता है। यह आकलन उनकी संख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाए उनके उत्थान के लिए नीति निर्माण संभव नहीं हो सकता है। अब उनका दूसरा तर्क सामाजिक न्याय व समावेशी विकास से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोई भी देश सही अर्थों में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तभी आ सकता है जब वो समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने में सफल होता है। अगर कोई वर्ग वंचना का शिकार है और उसकी आबादी के अनुपात में संसाधन मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि देश के संसाधनों के वितरण में असमानता मौजूद है। ऐसे में संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से असमानता को समाप्त कर सामाजिक न्याय व समावेशी विकास संबंधी पहल देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत वंचितों की गणना करने से होनी चाहिए। इसके अलावा इसके पक्ष में एक तर्क विभिन्न जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों का समाधान करने से संबंधित है। दरअसल इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन कराया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग की ऐसी जातियों को पिछड़े वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सके जो सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक आधार पर वंचना से मुक्त हो गई हैं। इससे इस वर्ग में शामिल वंचित जातियों के उत्थान के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही इस वर्ग में शामिल जातियों के मध्य विसंगतियों को भी दूर किया जा सकेगा। दरअसल जातिवार सर्वेक्षण कोई नया नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना सामान्य जनगणना के अंतर्गत ही की जाती थी और इसके जरिए जातिवार आंकड़े एकत्र किए जाते थे। लेकिन इसके बाद होने वाली जनगणना में जाति को शामिल करने का सिलसिला टूट गया। हालांकि साल 1941 में होने वाली जनगणना के समय जाति संबंधी डेटा जुटाया गया था, लेकिन इस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा एकत्रित किया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इसी बीच साल 1990 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस आयोग को आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। गौरतलब है कि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को आधार मानकर पूरे भारत में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% मानी थी। मंडल कमीशन की सिफारिशों को विश्व प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मान लिया था। कमीशन की सिफारिशों के आधार पर लगभग 40 वर्षों से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिससे इन वर्गों को काफी फायदा भी मिला। लेकिन विगत वर्षों में पिछड़े समुदायों की आबादी में काफी इजाफा हुआ है और ऐसे में जातिगत जनगणना एक अहम कदम साबित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो असल में एक बेहतर जनगणना ही बेहतर नीति निर्माण का आधार होती है। इसलिए जातिवार सर्वेक्षण बेहद अहम हो जाता है
विपक्ष के केवल इस संभावित भय के कारण कि जाति सर्वेक्षण देश में जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देगी, इसकी आलोचना उचित नहीं है। गौरतलब है कि भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव हमेशा से रहा है और अभी आगे भी बने रहने की संभावना है। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि ये समस्या लोकतंत्र की व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दर्शाती है, जिसका समाधान तलाशा जाना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की विसंगतियों का बहाना बनाकर किसी वर्ग की वंचना की स्थिति को बरकरार रखना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन सरकार को इस सर्वेक्षण से जुड़ी विपक्ष की आपत्तियों पर भी गौर करना चाहिए। अगर सरकार की मंशा सही होगी तभी इस सर्वेक्षण से लाभ मिलने की उम्मीद है, नहीं तो इस सर्वेक्षण का नतीजा ढाक के 3 पात वाला हो सकता है, जैसा अन्य सरकारी पहलों का होता रहा है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। भारत में जातिगत सर्वेक्षण कराना आवश्यक है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।